तो जेडी वैंस का ये स्टैंड लेना बिल्कुल सही है। जेडी वैंस ने शुरू से ही स्टैंड लिया था अमेरिका को युद्ध में नहीं जाना चाहिए। एक सिर्फ और सिर्फ पीट हेग्सेथ थे जो युद्ध के पक्ष में थे, बाकी कोई अमेरिका के टॉप ऑफिशियल में से युद्ध के साथ नहीं था। मैं एक और मिनट चाहूंगा। जी जी। यहाँ तक कि जो केंट जो कि काउंटर टेररिज्म के हेड थे, उन्होंने 7 मार्च को रिजाइन किया युद्ध को लेके। 24 फरवरी को नेट स्वेंसन जो कि व्हाइट हाउस में ईरान विषयों के सलाहकार थे, उनकी ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ तू मैं हुई और उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया। तो मेरे कहने का मतलब एक पीट हेग्सेथ एक ही आदमी था जो युद्ध चाहता था, बाकी कोई अमेरिका के टॉप एडमिनिस्ट्रेशन में युद्ध नहीं चाहता था। उनको पता था कि ये युद्ध अगर हुआ ये अमेरिका के लिए घातक होगा। देखिए, लेकिन बड़ी बड़ी हैरानी की बात तो यही है कि आप और हम लोग इंडिया में बैठकर आकलन कर रहे हैं और दुनिया के कई देश या कई एनालिस्ट जो हैं वो इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इर्द गिर्द वाली जो सो कॉल एक घेरा है वो नहीं समझ पा रहे हैं। एक कहावत वो है ना, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। और हर जिस तरह हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा जिस रूप में हम देखते हैं। हालांकि हम अभी तक इसे पाकिस्तान के लिए यूज़ करते रहते हैं हिमांशी जी, लेकिन मुझे लग रहा है फिलहाल जिस तरह से अभी अमेरिका के हालात हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इर्द गिर्द की जो तस्वीर है वो उसके आसपास भी बिल्कुल ये सटीक बैठता है। क्या जेडी वेंस वो देख रहे हैं, वो स्थिति को भांप रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम नहीं भांप पा रही है? नमस्कार, जय हिंद। देखिए नैना जी, जेडी वेंस तो पहले दिन से इस युद्ध के खिलाफ थे, जैसा मेरे से पहले 2 पैनलिस्ट ने भी बताया है। लेकिन क्योंकि हमें बहुत क्लियरली पता है कि एक अमेरिकन लॉबी है जो जूइश इंटरेस्ट को वहां पे प्रमोट करती है और पीट हेग्सेथ उसी का हिस्सा है। और यही है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी ना किसी तरीके से दबाव में थे। देखिए, जब आप इतनी ऊपर स्थिति में होते हैं तो हर चीज आपको एक्सेस नहीं कर पाती, और आपका जो एक्सेस होता है, आपका जो इनर सर्कल होता है वो बहुत ही फिल्टर्ड होता है। अब उसमें किस तरीके के लोग चुने गए हैं, किस तरीके के लोगों पे आप भरोसा करते हैं, ये दिखाता है कि आपके जो बाकी निर्णय है उससे प्रभावित होते हैं। अब जो रिपोर्ट्स आ रही है, देखिए CSIS जो है एक बहुत ही क्रेडिबल थिंक टैंक है। अगर वो कह रहा है कि भाई इनके पास में लगभग 3000 के करीब टॉमहॉक मिसाइल्स थी और लगभग 1000 ये खर्च कर चुके हैं। देखिए, जो एक्चुअल रिपोर्ट्स हैं वो हमें नहीं पता होती कि हाँ इतना ही आंकड़ा है, लेकिन जो अंदाजन है, तो अगर आप एक छोटे से मिसाइल को गिराने के लिए या छोटे से आपके पास ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, उसको गिराने के लिए भी आप अरबों खरबों की करोड़ों की आप मिसाइलें बर्बाद कर रहे हैं, तो एक वो भी बेवकूफी है। आपने ये आकलन क्यों नहीं किया कि युद्ध किस तरह के हथियारों से लड़ा जाएगा? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि लॉजिस्टिक्स से वॉर जीता जाता है, वॉर रिटोरिक से नहीं जीता जाता है। आप शुरू से आपने पूरी दुनिया को बताया कि हम 4 दिन में वॉर खत्म कर देंगे, और देखिए 2 महीने से ज्यादा हो गए, वॉर किसी निर्णायक स्थिति पे नहीं पहुंचा है। उसके बाद आप एक और चीज देखें तो डिप्लोमेटिकली भी चाइना जैसे देश जो है वो विन विन में आ रहे हैं। पाकिस्तान जैसा देश है जो अमेरिका की सरपरस्ती में रहता है, लेकिन उसने ईरान के साथ समझौता करके अपनी रोड्स खोल दी हैं कि आप अंदर से सामान दीजिए, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नहीं पता होगा। तो इसके सिर्फ हथियारों के रूप में या वॉर के रूप में फॉल आउट्स नहीं हो रहे हैं, इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी ऐसे हो रहे हैं जो शायद अमेरिका को बहुत आगे आने वाले समय तक डराएंगे। और इसीलिए जब जेडी वेंस जैसे लोग जो आगे अपना भविष्य देख रहे थे कि जब आगे चुनाव होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के तो 2 ट्रम्प जो टेन्योर्स हैं वो खत्म हो गए, आगे किसने बनना था? या तो मार्को रूबियो थे या जेडी वेंस थे। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति रहती है तो शायद उनके भी भविष्य पे, जो इतना सालों से वो लोग कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो डेफिनेटली उनके लिए चिंता की बात है। और एक और बात है कि जब अंदर की जो टकराव है वो बाहर सबके सामने आ रहा है कि अगर जो उनका मंत्री परिषद है जिसमें कि मिनिस्टर ऑफ वॉर है और वाइस प्रेसिडेंट है, उनके बीच में करारी तकरार दिख रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप किस तरीके की सरकार लेके चल रहे हैं जो आपस में नहीं बनती है। और इतने बड़े मुद्दे पे जो कि वॉर जैसा मुद्दा है, जो देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, अर्थव्यवस्था को जिसने ऑलरेडी प्रश्न चिन्ह में ला दिया है, तो आपके साथ अगर ऐसे लोग काम कर रहे हैं तो शायद
अमेरिका को बहुत ही आत्ममंथन की जरूरत है। और देखिए ना, एक तरफ ये कोशिश की जाती है कि भाई हम दुनिया की सुपर पावर हैं, वॉर कैबिनेट जो तैयार की गई, अमेरिका ईरान युद्ध के साथ में अपने आप को हमेशा मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस ईरान युद्ध के साथ में वॉर कैबिनेट की बड़ी कलह खुलकर सामने आती है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि दुनिया को पीठ हेगसेथ और जेडी वेंस दिखाते हैं कि वो बिल्कुल एक साथ है, लेकिन अंदर खान ने पर्सनल रूप में ओन कंसर्न्स लिखते हुए, अगर बताते हुए जेडी वेंस ने अपनी ये तमाम बातें रखी हैं, तो वो आईना दिखाने जैसा है। लेकिन ब्रह्मदीप जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है पीठ हेगसेथ को लेकर? पीठ हेगसेथ वर्सेस जेडी वेंस की अभी एक तरह से तस्वीर नजर आ रही है। ये जो ईरान युद्ध की जो तमाम परिस्थितियां हैं, जेडी वेंस के लिए कहा जा रहा है कि वो अपने राजनीतिक भविष्य के तौर पर देख रहे हैं। पीठ हेगसेथ को लेकर जो तमाम ऐसे पॉइंट्स नजर आते हैं जो उनको प्रश्न के घेरे में एक तरह से लेकर आते हैं, चाहे बात लापरवाह लीडरशिप को लेकर हो, हाई टर्नओवर रहा है उनके इस पूरे पिछले कुछ दौर के कार्यकाल के दौरान, जहां पर बड़े स्तर पर इस्तीफे हुए, ये विवादों का एक तरह से बड़ा जरिया बन गया। ना जी, देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये जो समूचा युद्ध है, तो यदि अमेरिका में इस बात को लेकर बहस होती है या जो विरोधाभास नजर आते हैं, तो ये किसी लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती और ये होना चाहिए। और अमेरिका में ऐसा होता है जब किसी अच्छे पद पर विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार को भी या विपक्षी दल के किसी अच्छे जो नेता है उसको अच्छे पद पर लाया जाता है, तो ये अमेरिका में होता है। और अमेरिका में किसी भी युद्ध का ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी विरोध हुआ हो। और फिर जब अमेरिका फर्स्ट कहकर सत्ता में आने वाले ट्रंप जो है, उन्होंने यह कहा कि मैं युद्ध से दूर रहूंगा, तो फिर ट्रंप का विरोध नहीं हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन जो कुछ मैं सुन रहा हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि इस युद्ध में आप अमेरिका को नाकाम कैसे मान सकते हो। और आप देखिए कि यूएई जैसे, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा कर दी है, तो आपको क्या लगता है ये ओपेक से अलग होने की घोषणा, इसमें अमेरिकन प्रभाव नहीं है, इसमें शेल कूटनीति नहीं है, इससे अमेरिका को फायदा नहीं है। अमेरिका ने कितने जबरदस्त तरीके से सेंध लगा दी है कि सऊदी अरब और जो यूएई है, जो सबसे बहुत पुराने अलाइज है, जो साथ में युद्ध लड़ते हैं, जिनका इतना याराना रहा, उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। और ईरान को लेकर अरब के जो देश है वो एक मंच पर है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह भी है कि हम मान लीजिए ईरान को बहुत फायदे में समझ रहे हैं या हम अमेरिका को इस मामले में बिल्कुल बहुत पस्त समझ रहे हैं, तो ये मानना भी गलतफहमी है। क्योंकि यदि आप ईरान को 2 महीने और घेरे रहिए, आप उसके जहाजों को मत जाने दीजिए, ईरान कैसे जिंदा रह पाएगा। दूसरी बात यह भी है कि रूस और जो पुतिन से मिलकर आ रहे हैं, अभी जो विदेश मंत्री मिलकर आ रहे हैं, तो रूस कोई ईरान के पक्ष में युद्ध लड़ने नहीं आ रहा है, क्योंकि रूस पर नेतन्याहू का बड़ा प्रभाव है और पुतिन बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि वो इजराइल के खिलाफ कभी युद्ध छेड़ेंगे नहीं। तो यह जो समूचा मसला है जो आप देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अमेरिका में मतभेद है। ट्रंप ने जो वेंस है, उन्होंने कहा था कि यह जो युद्ध है इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मध्यस्थ के तौर पर जो है वो वेंस ही आगे आए। तो ट्रंप एक ऐसा किरदार है जो बखूबी इस बात को जानता है कि उससे अपने देश में वोट कैसे हासिल करना है, उससे अपनी पॉपुलैरिटी को। क्या ये भी डोनाल्ड ट्रंप की इस कैबिनेट की एक रणनीति ही है क्या कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, उनके इर्द गिर्द जो पूरा घेरा है वो भी इतने कच्चे खिलाड़ियों का नहीं है, तो क्या ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि एक थोड़ा सॉफ्ट रहे तो दूसरा थोड़ा हार्श रहे और दुनिया को ये दिखाओ कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक वे में युद्ध के निर्णय लिए जा रहे हैं? बिल्कुल नैना जी, देखिए, एक अच्छा राजनीतिज्ञ जो होता है, ये जो शीर्ष राजनीतिज्ञ होता है, यदि उसके बराबरी के कद में दूसरे लोग खड़े होने लगे तो फिर उसका महत्व कम हो जाएगा। और यही कारण है कि ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल में इतने विरोधाभास उत्पन्न कर दिए कि उनके कद के बराबर कोई नजर आता ही नहीं है। और वो वेंस को एक फुटबॉल की तरह उपयोग करते हैं, कभी मध्यस्थ के तौर पर कर रहे हैं तो कभी कभी अपने सामने भी खड़ा कर देते हैं, क्योंकि ट्रंप इस बात को बखूबी जानते हैं कि वो अगली बार राष्ट्रपति तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनका विकल्प कौन होगा। तो ट्रंप जो है वो बहुत बड़े खिलाड़ी है, शातिर खिलाड़ी है। और ये जो अमेरिका में मतभेद उभर कर आ रहे हैं, इसका मतलब यह कतई नहीं होना चाहिए कि अमेरिका कमजोर या ट्रंप कमजोर है, क्योंकि ट्रंप की जैसे ही लोकप्रियता कम हो रही थी वैसे उन पर हमला होता है। अभी कांग्रेस और सीनेट में अभी कमजोर नहीं है, चुनाव के बाद कमजोर हो जाएंगे,
ये एक प्रश्न ये उठाए। बात आपने इंपॉर्टेंट कही, ये बात आपने इंपॉर्टेंट कही, क्योंकि इलेक्शन है, डोनाल्ड ट्रंप बखूबी इस चीज को जानते हैं। मैंने सबके रिएक्शन ले लिया, मैं जल्दी जल्दी इसी लाइन पर आती हूँ। जेडी सोडी सर, आपने कई बड़ी बातें इस दौरान जो कही, रोजी पिक्चर दिखाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की इर्द गिर्द वाली टीम कर रखी है। अब आने वाले वक्त में जो इलेक्शन से डोनाल्ड ट्रंप तो उधर की तरफ नहीं जाएंगे। जेडी वेंस जानते हैं कि उनका पॉलिटिकल भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है, और ऐसी परिस्थितियां उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकती हैं। क्या यही वजह है कि वो इस युद्ध के एंटी में अपनी तस्वीर को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? नैना जी, 19 जनवरी 1796 को जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने फेयरवेल एड्रेस में जो चिट्ठी लिखी थी अमेरिकी नागरिकों को, उसमें उन्होंने लिखा था कि अमेरिका का जो राइज है वो डिक्लाइन होना तब शुरू होगा जब अमेरिका किसी देश के साथ लंबी दुश्मनी करेगा। अमेरिकियों को यह बात 230 साल बाद समझ आई जब इन्होंने ईरान पे युद्ध किया, और जिस तरह से अमेरिका का हाल हुआ दुनिया जानती है। 25 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका का विख्यात अखबार है, उसमें खबर छपी कि अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में 13 सैनिक अड्डे थे, सारे 13 सैनिक अड्डों को ईरान ने बर्बाद कर दिया। जो 40,000 सैनिक इन 13 सैनिक अड्डों में तैनात थे, वो या किराए के घरों से या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि एक महाशक्ति के सेना के सैनिक वर्क फ्रॉम होम या किराए के घरों से काम कर रहे हैं, होटलों से काम कर रहे हैं। 2 दिन बाद टाइम्स ऑफ इजराइल और जेरूसलम पोस्ट, जो कि इजराइल के 2 सबसे विख्यात अखबार हैं, उसमें खबर छपी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने इजरायली मंत्रिमंडल को बताया कि अगर इजरायली सेना ने और लंबा युद्ध ईरान के साथ किया, इजरायली सेना टूट जाएगी, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। आप समझ सकते हैं, ईरान जैसा देश 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध के नीचे था, उसके पास आर्थिक सैनिक शक्ति उस मुकाम की नहीं थी जो अमेरिका और इजराइल के पास है। उसने ये दोनों बड़ी सैनिक शक्तियों को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि ईरान ने इस दिन की तैयारी दशकों से की थी। ईरान सो नहीं रहा था। ईरान ये नहीं कह रहा था कि जी मेरे पे वो भारी वो हाथ है, कोई अंदरूनी हाथ है, कोई सोरोज आ गया। ईरान को पता था ये दिन आएगा जब इस पे 2 फ्रंट वॉर हो गया, और ईरान ने जो भी उसके बाद थोड़े साधन थे उसने उसके साथ तैयारी की, जो कि दुनिया के देशों के लिए सबक और सीख है। बल्कि जगह जगह पे अब दुनिया के कई सेनाओं में लेक्चर्स हो रहे हैं ईरान से सबक और सीख लेने के लिए। तो हमें ये जो युद्ध है, ये हमें उस नजरिए से देखना चाहिए, कौन हारा कौन जीता, क्योंकि युद्ध में एक ही चीज होती है, कोई हारता है कोई जीतता है। युद्ध में कोई वो जॉइंट विनर नहीं होता, जॉइंट लूजर नहीं होता है। जिस तरह से अमेरिका को हताश पहुंचा है, और जो मैंने कहा कि शुरू से इनके सेना प्रमुख भी कह रहे थे हमें इस युद्ध में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। और नैना जी, मैं 1 मिनट और चाहूंगा। एक बड़े प्रसिद्ध अमेरिकी जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल पॉल रिपर। उन्होंने कहा था कि युद्ध एक गंभीर विषय होता है राजनेताओं पे छोड़ने के लिए। वॉर इज अ सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। यही लेफ्टिनेंट जनरल ने 2002 में एक एक्सरसाइज की थी अमेरिकी सेना के लिए, जिसका नाम था एक्सरसाइज मिलेनियम चैलेंज, जिसमें ईरान जैसे देश के साथ एक वॉर गेम हुई थी, और एक दिन के अंदर अमेरिकी सेना हार गई थी। और अमेरिकी सेना के बाकी जनरलों ने लेफ्टिनेंट जनरल पॉल रिपर पे इतना दबाव डाला कि उन्हें अपना प्लान चेंज करना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि जो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, ताकि उनसे सही सबक को सीख लिया जाए। जो दिखाई जाएगी वो तो वही वाली बात हो जाती है ना, जो पिक्चर दिखाने की बात है। लेकिन यही बात जिस रूप में अभी साहे सर नजर आती है, पीट हेगसेथ की तरफ से रोजी पिक्चर्स दिखाई गई। ये कहा गया कि भाई ईरान को हमने ध्वस्त कर दिया, उसकी सेना को ध्वस्त कर दिया, उसके वहां पे निर्णय लेने वाला कोई नहीं है, हमारे पास में पर्याप्त स्टॉक है। जेडी वेंस कह रहे हैं भाई हकीकत में चलो, वरना आने वाले वक्त में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ना सिर्फ राजनीतिक भविष्य बल्कि यूएस की सिक्योरिटी पर्पस से भी बड़े ये जो फेक नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है वो बड़े घातक है। ऑडियो अनम्यूट कर ले सर। अगर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो मैं उनके टोटल गवर्नेंस को, जो टॉप की गवर्नेंस है, उसको 3 पोर्शंस में पढ़ता हूं। एक है ये पीट हेगसेथ एंड ट्रंप कॉम्बो, एक तरफ है उनके रूबियो साहब और वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरी तरफ है वो FBI और DOJ के ये जो हेड्स हैं। तीनों एकदम अलग अलग पैटर्न पे काम करते हैं, और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जेडी लेकिन चल किसकी रही है, बात तो ये भी है, सबके पैटर्न अलग है, लेकिन चल किसकी रही है फिलहाल? सॉरी, आपका फिर से सवाल बताइए। मैं बोल रही हूँ सबके पैटर्न अलग है काम करने के, लेकिन आखिर चल किसकी रही है फिलहाल इसमें? बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव एक ही है तो उन्हीं की चलेगी, लेकिन फ्यूचर को भी एनालाइज करना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि इतने डिक्टेटोरियल अप्रोच के बावजूद जेडी वांस ने एक बैकबोन दिखाई है, बिगिनिंग ऑफ द वॉर, बिफोर द वॉर एंड अब जब वॉर का फेज 2 बहुत क्रिटिकल फेज 2 है, तो इस समय वो क्या डिसीजन लेंगे, ऐसे में अपनी बात को प्रस्तुत करना जेडी वांस के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट देगी आगे चल के, क्योंकि उन्होंने इस बात को रियलाइज कराया है अमेरिकन प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली कि अब जो नेक्स्ट स्टेप आप लेंगे, अगर वो वॉर की तरफ झुकेगा तो ये अमेरिका के लिए बहुत सुसाइडल हो सकता है, जिस तरह की परिस्थितियां अभी बन रही हैं। और इसमें ये सोचना कि वो अपने आगे वाले टर्म की तैयारी कर रहे हैं, जेडी वांस की मैपिंग मेरी वैसी नहीं, वो जेन्युइन करते हैं, रियलिस्टिक करते हैं। और ट्रंप ने भी ना अभी 2-3 दिन पहले एक जगह बोला था कि बिफोर गोइंग टू वॉर, पेंटागन के भी कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने इस युद्ध के अगेंस्ट अपनी बातें रखी थी, जिसको कि ट्रंप ने नहीं माना। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अनलाइक मेनी अदर प्लेसेस जहां नंबर 2 की बहुत क्रिटिकल भूमिका होती है, सारे जो सेना के यहाँ पैनलिस्ट हैं वो जानेंगे इस बात को, नंबर 2 की बहुत क्रिटिकल भूमिका होती है, वो सारे डिसीजंस लेता है, वो सीनियर मोस्ट को सिर्फ बता देता है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस। अमेरिका की गवर्नेंस में ऐसा नहीं है, वहां ट्रंप के पास क्योंकि ऑल ट्रंप के बाद में अगर नंबर 2 जेडी वांस अमेरिका के में पास देखा कोई जाए तो powers फिर नहीं। तो जेडी वेंस है, लेकिन जेडी वेंस को जब अपनी बात बताने के लिए अगर ऐसे बंद कमरे का या फिर बड़ी मुश्किल से बात बता पा रहे हैं, इसका मतलब ये कि अभी फिलहाल जेडी वेंस नहीं, नंबर 2 पे तो शायद पीट हेग्सेथ हो चुके हैं। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि अमेरिका के गवर्नेंस मॉडल में नंबर 2 का कोई रोल नहीं होता। जेडी वांस एज अ वाइस प्रेसिडेंट, और फॉर दैट मैटर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, ये वहां का ऐसे ही फॉर्मेट है गवर्नेंस का। तो पीट हेग्सेथ विल नॉट बी रिपोर्टिंग टू जेडी वांस, वो सीधा ट्रंप के साथ बात करते हैं। पेंटागन, पीट हेग्सेथ एंड ट्रंप, ये उनका पिरामिड है। तो वहां पे जो नंबर 2 का एक कंसेप्ट है, वो दैट इज नॉट एज फंक्शनल एज इट शुड बी, एकदम अलग सिस्टम है। इस वजह से जेडी वांस को कहीं ना कहीं दूसरे तरीकों से रेसिस्ट करना पड़ रहा होगा, लेकिन ही विल नॉट हैव हिज से नैना। ठीक है, लेकिन अभिजीत सर, अजिताभ जी सॉरी, जिस रूप में हेग्सेथ और आर्मी सेक्रेटरी ड्रिस्कोल के बीच के जो वेंस के बड़े करीबी दोस्त माने जाते रहे हैं, उनके साथ में जो झगड़ा हुआ वो इस तस्वीर को बड़ा पर्सनल बता देता है, पर्सनल अपॉइंटमेंट्स के साथ में या फिर उनके फायरिंग जैसे तमाम ऐसे विषय रहे, जो कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पीट वर्सेस वेंस की जो ये पुरानी जंग या फिर ये कोल्ड वॉर है, उसका एक तरह से नतीजा है। यही वजह है कि यहाँ पर इनके आपस में बन नहीं पा रही, और नहीं बन पा रही तो भाई पूरी दुनिया की बैंड बजा रखी है फिर तो। नहीं, देखिए नैना जी, ये जो हकीकत है वो दूसरा है, वो क्या बयां करती है उसको, और ट्रम्प साहब इसको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसमें सच्चाई भी दिख रहा है। आप देख लीजिए, ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होना ठीक है, वो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी पिछले कुछ दिन पहले ट्रम्प साहब ने खुद कहा था कि ईरान को $50 करोड़ का डेली का लॉस हो रहा है। दूसरी तरफ कल वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि अभी हमने जो नाकाबंदी की है, आर्थिक नाकाबंदी की है, उससे ईरान को $17 करोड़ का डेली का लॉस हो रहा है। अब मैं इस लिंक को जोड़ना चाहूंगा, ट्रंप ने ये रियलाइज किया कि हमारे वेपन्स, हमारे जो हथियार हैं, हमारे उसकी कमी है, और इसकी वजह से एक तरफ तो जैसा आपने कहा कि कोरिया और ताइवान के तरफ इनका ध्यान भटका है, नेटो को ये सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं हथियार, और भी जितने इनके ऑर्डर्स थे, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया के इनके पार्टनर्स के लिए, उसको नहीं दे रहे हैं। इवन यूक्रेन को ये नहीं दे पा रहे हैं जिसको इन्होंने कमिट किया था, इजराइल को नहीं दे पा रहे हैं हथियार। तो हथियारों की कमी है, ये दिखाता है। दूसरी तरफ इस कमी को रियलाइज करते हुए ट्रंप ने एक मास्टर कह लीजिए स्ट्रोक चला है, और जो अपना ट्रंप कार्ड निकाला है, कंट्रोल द एनर्जी, कंट्रोल द फ्यूचर। और क्या उसमें किया ये देखिए, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को इन्होंने डाइवर्ट करके ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी कर दिया। ईरान को पूरी तरह से एनर्जी का जो वहां से उसके पोर्ट से एक्सपोर्ट हो रहा था उसको बंद कर दिया, उससे उसकी जो कमाई हो रही थी उसको बंद कर दिया। अब हालात ये हो गए हैं कि ना, और इससे चाइना को भी साथ लिया, जो साउथ ईस्ट एशिया में ताइवान का और साउथ कोरिया पे जो असर हो रहा था, चाइना वहां ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था, किसी न किसी से चाइना को भी साथ लिया। और कैसे इन्होंने किया वो देखिए, एक तरफ तो ये ईरान के जितने भी खर्ग आइलैंड में खास करके उसके स्टोरेज कैपेसिटी है ऑलमोस्ट फुल होने की स्थिति में है,
उससे अब वो प्रोडक्शन या तो रोकना पड़ेगा उसको, या उसको स्लो करना पड़ेगा। उसका खामियाजा क्या इन द लॉन्ग रन होगा वो देखिए, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन के सेंटर्स को अगर आप बंद करते हैं तो या तो उसके पाइपलाइन में जंग लग जाएगा, या उसमें वाटर लीकेज हो जाएगा, या उसमें रॉक फॉर्मेशन आ जाएगा। कई तरह के दिक्कतें होंगी जो हो सकता है सालों लग जाए उसको रिपेयर करने में। ये ऑलरेडी जो भी इस तरह के साइंस के लोग हैं वो कह रहे हैं। तो पूरा का पूरा इनका खेल है कि चूंकि हमारे हथियार कम हो रहे हैं, हम अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाइना को से हम वीक हो जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक ये इकोनॉमिक फ्यूरी का जो इन्होंने लिया है उससे कई, एक तरह से कह लीजिए एक तीर से कई शिकार साधने की कोशिश है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।